तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गतिशील कण का द्रव्यमान, मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत अर्थात कोई भी कण या वस्तु जब प्रकाश के वेग या उसके आसपास किसी वेग से गति करती है तो कई सारे पैरामीटर वैरी होते हैं। अभी तक हमने देखा कण के वेग में परिवर्तन होता है, कण के समय में परिवर्तन होता है जो अभी तक हम एक नियत क्वांटिटी मानते हैं। सभी ऑब्जर्वर के लिए इनको एक समान माना जाता है, लेकिन अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार समय भी एक वेरिएबल पैरामीटर होता है जो अलग अलग प्रेक्षकों और ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो। इसी प्रकार अगर कोई भी कण अगर गति करता है तो उसका द्रव्यमान अभी तक हम एक नियत राशि मानते हैं, लेकिन अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान भी एक वेरिएबल पैरामीटर होता है जिसके मान में परिवर्तन होता है और इसका मान कण के वेग पर निर्भर करता है। कण के वेग पर द्रव्यमान की निर्भरता किस प्रकार होती है, इसका अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हम कंसीडर करते हैं कॉलिजन का एक एक्सपेरिमेंट, टक्कर का एक एक्सपेरिमेंट। एक ऐसे निर्देश तंत्र में जो हमारा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है, एस डैश गतिशील निर्देश तंत्र है, जिसमें दो कण जिनके द्रव्यमान समान है m विपरीत दिशा में u वेग से गति करते हैं और टक्कर के पश्चात दोनों एक साथ चिपक जाते हैं और स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात इनका टक्कर के पश्चात वेग v डैश इक्वल टू 0 होगा। तो समीकरण रूप में हम लिख सकते हैं m u माइनस m u इक्वल टू m प्लस m इंटू वी डैश, और v डैश का मान 0 हो गया तो ये मान 0 हो जाएगा, m u माइनस m u इक्वल टू 0। ये हमने ज्ञात किया है संवेग संरक्षण के नियम से। अब इसी टक्कर के एक्सपेरिमेंट को हम एक स्थिर निर्देश तंत्र S से प्रेक्षित करते हैं। यह स्थिर निर्देश तंत्र S में कण के द्रव्यमान m1 और m2 और कण के वेग, टक्कर से पूर्व कण के वेग u1 और u2 हैं। टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक नियत वेग v से गति करते हैं। क्योंकि यह s डैश निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में प्रेक्षित हो रहा था और s डैश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गतिशील था, अतः इस स्थिर निर्देश तंत्र में इसका वेग हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। तो इस निर्देश तंत्र S में संवेग संरक्षण का नियम लगाए तो समीकरण आती है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब u1 और u2 का मान ज्ञात करने के लिए हम वेग रूपांतरण समीकरण, जो अभी हमने कुछ देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था वेग रूपांतरण समीकरण, उसको यूज किया जाता है। स्थिर निर्देश तंत्र में वेग का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रतिलोम रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। क्योंकि कण x दिशा में गति कर रहा है तो x कंपोनेंट वाले समीकरण को यूज करते हैं, तो वैल्यू आती है u x इक्वल टू u x डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u x डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये वेग रूपांतरण समीकरण है x कंपोनेंट के लिए, इसको यूज किया जाता है और u1 और u2 का मान ज्ञात करते हैं। तो u1 आ गया हमारे पास में u1 इक्वल टू u1 डैश यहां पे है u प्लस v अपॉन 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम u2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। u2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस u इंटू v अपॉन c स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। u और v का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई m1 u प्लस v अपॉन 1 प्लस
यूवी अपॉन सी स्क्वायर प्लस M2, U2 का मान रख देंगे माइनस यू प्लस वी अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू वी। अब हम M1 की टर्म को एक तरफ लिखते हैं और M2 की टर्म को एक तरफ लिखते हैं। तो M1 ब्रैकेट में U प्लस वी अपॉन 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर, यहां पे आ रहा है M1V, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का इक्वल टू M2 V, ये टर्म उधर ले गए, माइनस यू प्लस वी अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया, वैल्यू आ गई u प्लस वी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म आपके पास हमारे पास बचेगी u प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू M2। यहां पे जब एलसीएम लेंगे माइनस ऑफ वी माइनस और मतलब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाती है M1 अपॉन M2 इक्वल टू u प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर, u प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा केवल 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। चलो, तो अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 जो था हमारा u1 का, इस समीकरण को यूज करते हैं। यह है u की वैल्यू, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 में u1 की जो समीकरण थी उस समीकरण का वर्ग करेंगे और सी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन आ गई u1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, u प्लस वी का होल स्क्वायर था, इसको ओपन कर दिया, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 यूवी, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का सी स्क्वायर, प्लस आता है बी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर से तो एक सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टर्म बचेगी माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 2 यूवी आता है, तो यह आएगा प्लस 2 यूवी अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा माइनस का 2 यू इंटू वी, ये 2 यूवी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा u1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे
दो का पेयरिंग करते हैं, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में से हमने माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। यहां से वी स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां पे भी आ रहा है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा माइनस का सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस सी स्क्वायर चल रहा है, ये माइनस सी स्क्वायर को दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको नंबर देते हैं समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार अगर u2 का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन का वर्क करें, सी स्क्वायर में से माइनस करें, इसी तरीके से सॉल्व किया जाए तो इसी प्रकार हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। जो u2 था उसमें टर्म में माइनस साइन आ रहा था नीचे, तो इसीलिए यहां पे माइनस साइन रहेगा, बाकी सिमिलर टर्म मिलती है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 5 और 6, इन दोनों समीकरणों को अगर भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है और वो रिलेशन मिलता है समीकरण 6 और 5 को भाग दे दिया 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म आ गया। राइट हैंड साइड में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें ऊपर आ रहा है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। डिनोमिनेटर में ये पार्ट बच रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में ये पार्ट था, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म आ गई आपके पास। अब समीकरण 5 में, समीकरण 4 में यही टर्म मिल रही है, बट यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमने इसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल कर दिया दोनों तरफ। तो हमारे पास टर्म बचेगी 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस
uv अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 से ये मान समीकरण 4 में रख दिया जाए। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों टर्म का इक्वल मिलेगा। टर्म आ गई m1 अपॉन m2। ये आ गया समीकरण 4/7 से। m1 अपॉन m2 का मान आ गया 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो ऐसा गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास टर्म बचती है m1 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू m2 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास। ये जो दो समीकरण है, इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्टिकल से कोरिलेट है, सेकंड टर्म सेकंड पार्टिकल से रिलेटेड है। यहां पे m1 प्रथम कण का द्रव्यमान है जो u1 वेग से गति कर रहा है, m2 उसी कण का द्रव्यमान है जो u2 वेग से गति कर रहा है। प्रारंभ में हमने दोनों कणों के द्रव्यमान को इक्वल माना था, यानी विरामावस्था में दोनों कणों के द्रव्यमान इक्वल है। वेग के मान में परिवर्तन किया जाए तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंटली एक कांस्टेंट राशि आएगा, u1 में परिवर्तन किया जाएगा तो m1 में परिवर्तन होगा, बट राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार u2 में परिवर्तन हो तो m2 में परिवर्तन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात ये क्वांटिटी क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म मिलती है और उस कांस्टेंट टर्म को हमने m0 से डिफाइन किया हुआ है, m0 से डिफाइन किया हुआ है। मान लिया कण का द्रव्यमान 0 है, 0 वेग के लिए कण के द्रव्यमान को हम निरूपित कर रहे हैं m0 से। ये कण का विराम द्रव्यमान कहलाता है। तो गतिशील कण के लिए द्रव्यमान का रिलेशन हमारे पास होता है m1 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m0, या m1 इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m2 का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इन जनरल सामान्य रूप में हम लिख सकते हैं कोई भी कण जो v वेग से गति कर रहा है उसका विराम द्रव्यमान m0 है, तो रिलेशन आता है m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये v वेग से गतिशील कण के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और कण का द्रव्यमान जो है वो कण के वेग पर निर्भर करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर ग्राफ बनाया जाए कण के द्रव्यमान और वेग के बीच में, तो हम एक्सिस को रिलेटिव फॉर्म में लिखें। कण के द्रव्यमान एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है कण का वेग, तो ये मान लिया c। तो अगर कण का वेग c की तुलना में बहुत कम है तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, m0 एक्सिस है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। लेकिन जैसे जैसे कण के वेग में वृद्धि होती है या c के वेग के आसपास पहुंचता है तो कण के द्रव्यमान में वृद्धि होगी और ये तेजी से इनफाइनाइट की ओर, अनंत की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये ग्राफ मिलता है हमें कण के द्रव्यमान और वेग के मध्य संबंध का। अर्थात किसी भी कण को c वेग से गति करवाया जाए तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। इसीलिए कोई भी कण जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वह हमेशा c वेग या प्रकाश के वेग से कम वेग से गति कर सकता है, प्रकाश के वेग के तुल्य गति संभव नहीं होती। तो कोई भी कण जो है वो प्रकाश के वेग से गति नहीं कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद।